क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है कि ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है सोइल मास के वॉल्यूम में ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ वाटर और कंटिन्यूसली उसमें एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है जिसको टाइम टू टाइम हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ये कंसोलिडेशन होगा। कॉम्पैक्शन होता है, उसमें डायनेमिक लोडिंग होती है और उसमें एक्सपल्जन ऑफ एयर होता है, वाटर नहीं होता है। तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया है कि कंपैरेटिवली सडन रिडक्शन हो रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉइल में अंडर एन अप्लाइड लोड। तो हमने देखा था कि कंसोलिडेशन में 3 टाइप्स थे। एक इनिशियल था जो कि सडन होता था, लोड लगाते ही सडनली उसमें कंसोलिडेशन होगा, जो मोस्टली एक्सपल्जन या कंप्रेशन ऑफ एयर के कारण होता था। तो बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है कि अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए ड्रेनेज सरफेस, जैसे कि ये सैंपल है आपका, ये ड्रेनेज सरफेस है, इससे गिवन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर टोटल अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन किसी टाइम पे हो चुका है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन जो ऑब्टेन किया जा सकता है। क्योंकि आपने कोई लोडिंग लगाई तो इंस्टेंटली उसके लिए कंसोलिडेशन नहीं होगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे कंसोलिडेशन होगा। लोड हम लगा के छोड़ रहे हैं, इतना ही लगा रहा है कंटिन्यूअसली, सेम लोडिंग में धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता रहेगा, कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन करना है तो हमें लोड में इंक्रीमेंट करना होगा। तो पर्टिकुलर टाइम पे जितना अचीव हो गया है और जितना फाइनल स्टेज तक अचीव होना है, इन दो के रेशियो को क्या बोलते हैं? तो इसको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन रेशियो बोला जाता है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन दिया है इसलिए ये गलत हो गया, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दिया होता तो ये भी करेक्ट था। और ज्यादातर बुक्स में इसको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से ही डिफाइन किया गया है। कंसोलिडेशन रेशियो वाली जो टर्म है वो काफी कम यूज की गई है। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया है रेशियो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई यूनिट वेट। किसी पर्टिकुलर टाइम पे रोज जो है किसी सॉइल सैंपल का कॉम्पेक्शन कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर स्टेज पे जो रो है और मैक्सिमम जो रो हम अचीव कर सकते हैं, इनके रेशियो के क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे परसेंट कॉम्पेक्शन या डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन। ए होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 121 में दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है, उसमें रिडक्शन होगा एप्लीकेशन ऑफ ए सस्टेन्ड लोड टू द मास एंड ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मास। तो ये जाएगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन की कैटेगरी में। प्राइमरी में जो इनिशियल कंसोलिडेशन है उसमें क्या होगा, क्विकली अचीव कर लेंगे वो हम, उसमें एक्सपेंशन ऑफ एयर, जो एयर है वो होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो पोर वाटर है वो पोर वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण धीरे धीरे एस्केप करेगा। तो सेकेंड स्टेज में वाटर एस्केप करता है और सेकेंड स्टेज जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन, वो ही मेजर पोर्शन होता है कंसोलिडेशन का, जो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, सारा चैप्टर है उसी पे है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन बहुत कम अमाउंट होती है उसकी, तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है कि ई लॉग पी कर्व यहाँ पर शो किया गया है, ये कौन सी सॉइल का है? तो आपको याद होगा कि हमने ऐसा एक कर्व स्टडी किया था कि ऐसा है, फिर अनलोडिंग कर रहे हैं तो ऐसा है, रीलोडिंग कर रहे हैं तो ऐसा है और फिर ऐसे जा रहे हैं। ये थे नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ये स्ट्रेस सिग्मा है, ये यहाँ पर हमने वर्ड रेशियो लिया हुआ है, ये स्ट्रेस सिग्मा 2 है। तो यहाँ पर आके ये सिग्मा 1 था इनिशियली इफेक्टिव स्ट्रेस, यहाँ के सिग्मा 2 हो गया। उसके बाद क्या होगा, हमने अनलोडिंग कर दी तो हमारा ये ग्राफ बन रहा था और फिर से रीलोडिंग कर रहे थे तो ये वाला बन रहा था। तो रीलोडिंग में सोइल हमारी और कंसोलिडेटेड थी और उसमें शेप था वो ऐसा था, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया ज्यादा इस शेप को, ये कुछ ऐसा सा होता था, लेकिन आपको इतना तो दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड तो नहीं है, कर्व्ड वाला है, तो ये बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 में दिया है कि अजम्पशंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो टर्जाकीज अजम्पशन थे, उनमें था कि टाइम लैग है वो सिर्फ परमेबिलिटी के कारण है, यानी जो पोर वाटर प्रेशर को डिसिपेट होने में जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि पानी को बाहर निकलने में टाइम लगता है, के की वैल्यू काफी सोइल्स में बहुत कम होती है। डिफॉर्मेशन जो सोइल हो रहा है वो एंटायरली ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम के कारण हो रहा है, और वाटर है वो कंप्रेसिबल है, ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो गया। वाटर को हमने और सॉलिड पार्टिकल्स को यहाँ पर हमने इनकम्प्रेसिबल माना था, और हमने माना था कि जो भी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर एस्केप कर रहा है उसके कारण हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है सैंपल से, इसके कारण हमें वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिल रहा है।
डार्सीज ला परफेक्टली वैलिड एक assumption होगा ऑब्वियसली, तभी हम बाकी इतने सारे फॉर्मूले लगा पाएंगे डार्सीज वाले। तो यहाँ पे सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 में दी है कि कंसोलिडेटेड टेस्टिंग में कर्व फिटिंग मेथड किसके लिए यूज करते हैं। तो मैंने बताया था कर्व फिटिंग मेथड होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए, और आपने लेक्चर अटेंड किया तो आपको ये भी पता होगा दूसरा मेथड कौन सा है, उसको कमेंट करने नीचे कि इसके अलावा दूसरा कौन सा मेथड था। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है इंस्टेड ऑफ सिंगल ड्रेनेज अगर नंबर ऑफ ड्रेनेज फेस इंक्रीज टू 2, यानी इनिशियली तो आपका सिंपल ये था, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ बॉटम से ड्रेनेज अलाउ कर रहे थे, अभी ऐसा हो गया कि यहाँ से भी ड्रेनेज अलाउड है और यहाँ पर से भी अलाउड है, दोनों साइड आपने पोरस डिस्क रख दी है जिनमें से पानी बाहर निकल सकता है, इनिशियली एक जगह रखी हुई थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना है। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो अचीव कर रहे हैं सेम होगा तो टीवी सेम रहेगा, सीबीए कोफिशिएंट सेम रहेगा, टी प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर। ड्रेनेज फेस 2 कर दिया तो इनिशियली जो यहाँ पे पार्टिकल था उसको यहाँ तक आना पड़ रहा था बाहर निकलने के लिए, तो एल था ड्रेनेज पाथ की लेंथ। अभी क्या होगा, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो सेंटर की जो लेयर है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बाहर निकलने के लिए, वही ड्रेनेज पाथ होता है। तो इसको कितनी डिस्टेंस अब ट्रेवल करनी पड़ेगी, L/2। तो D को हमने 1/2 किया है तो T D के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो T है वो 1/4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में दिया है कि सैचुरेटेड क्ले लेयर है, सिंगल ड्रेनेज फेस है उसमें, तो 4 साल लग रहे हैं 50% कंसोलिडेशन अचीव करने में। तो सेम पिछले क्वेश्चन में किया वही है, अगेन सेकंड स्टेज में हमें 50% कंसोलिडेशन ही अचीव करना है, यानी टी भी सेम है, सी भी सेम है, कोफिशिएंट है तो सेम होगा, टी प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के। तो 4 ईयर लग रहे थे सिंगल ड्रेनेज में, डबल ड्रेनेज कर दिया तो ड्रेनेज पाथ की लेंथ हाफ हो गई और टाइम लग रहा है वो 1/4 हो जाएगा, यानी 1 ईयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया है कि क्रीप के कारण सोयल में जो सेटलमेंट होगा वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो सोम में आपने क्रीप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्रीप क्या होता है, विथ टाइम एक कोई भी मटेरियल है उसमें कांस्टेंट लोडिंग है, सस्टेनेबल लोडिंग है, उसमें टाइम के साथ साथ उसमें डिफॉर्मेशन स्लोली स्लोली बढ़ता ही रहता है, इसको बोला जाता है क्रीप। सेम यही प्राइमरी कंसोलिडेशन में हो रहा है कि लोडिंग तो आपकी कांस्टेंट है फिर भी डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, वो कंप्रेस होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 में दिया है कि क्रीप है सोइल्स में, क्रीप के कारण जो सेटलमेंट हो रहा है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। मतलब क्रीप हमने आपने पढ़ा होगा सोम में कि बहुत ही स्लो रेट पे कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, कोई ब्रिज है, उस पर एक सस्टेनेबल लोड लग रहा है, एक कॉन्स्टेंट ही लगे जा रहा है, तो बहुत लंबे टाइम बाद 2 साल 4 साल बाद आप उसमें एक डिफॉर्मेशन देखोगे, उसको क्रीप बोलते हैं। और क्रीप वर्ड का हिंदी भी अगर आपको पता होता है तो ये होता है रेंगना, यानी बहुत स्लोली कुछ होना। अब प्राइमरी इनिशियली कंसोलिडेशन बहुत क्विकली कर लेंगे, अचीव हो जाएगा, प्राइमरी टाइम टेकिंग है बट फिर भी वो क्रीप नहीं है। सेकेंडरी सेटलमेंट जो हो रहा है, जो एट लास्ट स्टेज है, वो बहुत स्लो रेट पे होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पे होता है, और उसमें पार्टिकल्स आपस में अपनी पोजीशन से एडजस्ट करते हैं, वाटर एस्केप नहीं होता है, तो वो होता है क्रीप। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 में दिए है कि एक क्ले लेयर है 10 सेमी थिक है, इनिशियल वर्ड रेशियो ये है, अंडरगो सेटलमेंट सो दैट फाइनल वर्ड रेशियो ये आया, तो सेटलमेंट क्या होगा। तो हमने 2 मेथड पढ़े थे, उनमें हमने एक में ये फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एच अपॉन एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई जीरो इनिशियल वर्ड रेशियो है, तो ये लगा देना है फॉर्मूला आपको। डेल्टा एच अब क्या हो जाएगा, एच है 10 सेमी, डेल्टा ई 0.5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.3 अपॉन 1.5, ये आ जाएगा 5 और 2 सेमी आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 में दिए है कि एक कंप्रेसिबल सॉइल स्ट्रैटम है, 2 मीटर डीप है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी 0.02 है, प्रेशर इंक्रीमेंट 2 है। तो इस केस में हमसे पूछा गया है कि टोटल सेटलमेंट क्या होगा जो 2 मीटर का ये डीप सॉइल स्ट्रैटम है इसका। तो एमवी आपको फॉर्मूला पता होगा, होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा सिग्मा।
डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज होने के कारण यहाँ पर जो हाइट है सैंपल की उसमें जो चेंज आया वो डेल्टा एच है। या फील्ड की अगर बात करें तो एच यहाँ पर स्ट्रैटम जो है उसकी थिकनेस हो जाएगी, डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा एम वी डेल्टा सिग्मा इंटू एच। एम वी होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी जो कि है 0.02। डेल्टा सिग्मा प्रेशर इंक्रीमेंट दिया गया है 2 और एच ये सारे सेंटीमीटर में है तो एच को भी हम सेमी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 200 हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 8 सेमी यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया है कि एक वर्जिन कंप्रेशन कर्व दिया गया है, जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होती हैं उनका कंप्रेशन कर्व है, उसको बोला जाता है वर्जिन कंप्रेशन कर्व पर्टिकुलर सोइल का। तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगी? तो सीसी रेशियो होता है डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। डेल्टा ई आ गया 1.5 माइनस 1.0 डिवाइडेड बाई लॉग 10 अपॉन 1, ये ऊपर आ जाएगा 0.5, नीचे log 10 की वैल्यू 1 होती है तो बी आ जाएगा आंसर 0.50। क्वेश्चन नंबर 132 में दिया है कि एक फुली सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन है जिसको कंसोलिडोमीटर में प्लेस किया गया है, लोडिंग लगाएगी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। किसी टाइम पे हमने पोर वाटर प्रेशर मेजर किया तो वो 70 है, तो परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन तब तक कितना रीच हुआ होगा? इसको डेप्थ में जाके हम बहुत इन डिटेल भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस की। हुआ क्या कि जो लोडिंग बढ़ाई गई उसके कारण स्ट्रेस बढ़ा, तो इनिशियली सारा का सारा स्ट्रेस गया यू में, पोर वाटर प्रेशर बढ़ा, धीरे धीरे पानी बाहर निकलता जाएगा, कंसोलिडेशन होता जाएगा और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा। यानी जो लोड पहले यू वाटर ले रहा था, जो यू में इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज होता जाएगा और वो शिफ्ट होता जाएगा सिग्मा में, यानी सॉलिड्स में जो स्ट्रेस ले रहे हैं। तो जब 200 लगाया था मैंने लोड तो पोर वाटर प्रेशर 200 रहा होगा, अभी आ रहा है 70, तो कितना परसेंट से डिक्रीज हो गया, कितना और होना है? ये 0 तक जाना है क्योंकि सारा का सारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर खत्म होगा, वाटर एस्केप करेगा और सारा का सारा ट्रांसफर जो लोड होगा वो सॉलिड्स पे जाएगा। हमने ये ग्राफ भी देखा था स्प्रिंग एनालॉजी में कि इनिशियली वाटर लेता है, इसका घटता जाता है और जो स्प्रिंग लेती है उसका बढ़ता जाता है। ये फाइनल स्टेज है कंसोलिडेशन की। तो कितना डिसिपेट हो गया? 140 हो गया। अब आपसे पूछिए कितना परसेंट कंसोलिडेशन अचीव हो गया? तो 200 में से 140 तो अचीव हो गया, 70 और अचीव होना है, तो कितना परसेंट हुआ? 140 सॉरी 140 नहीं 130 होगा ना, 200 में से 70 माइनस करेंगे तो 130 एस्केप कर गया, टोटल एस्केप 200 करना है, तो कितना परसेंट कर गया? 65% तो अचीव हो गया, 35% अभी और बच रहा है। और अगर ये 0 हो जाएगा तो 100% कंसोलिडेशन अचीव हो जाएगा, और अगर ये 100 होगा इट मीन्स 50% कंसोलिडेशन अचीव हुआ है। सिंपल है, बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया है कि पीजियोमीटर है उसको इंसर्ट किया गया एक फिल के अंदर, तो वहां पर प्रेशर मेजर किया, वो प्रेशर पाया गया 300 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ओवरलाइंग मटेरियल के कारण, और आफ्टर सर्टेन इंटरवल किसी पॉइंट पर प्रेशर है वो 2 मीटर हेड ऑफ वाटर है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट द इंस्टेंट ऑफ मतलब जब हेड 2 मीटर है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन उस टाइम पे क्या होगा? तो हमें पता है कि इनिशियली जब हम किसी भी रीजन से प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सारा प्रेशर इंक्रीज होता है पावर वाटर प्रेशर में। अगर हमने एच हेड इंक्रीज किया है, एच हेड जो या डेल्टा सिग्मा अगर हमने इंक्रीज किया है टोटल स्ट्रेस में, टोटल प्रेशर में, तो डेल्टा यू पूरा का पूरा चेंज होगा, वो पोर वाटर प्रेशर में जाएगा। अगर 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मैंने प्रेशर अप्लाई किया सोइल पे तो पोर वाटर प्रेशर 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा। कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा और जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 100% हो जाएगा तो वो 0 पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया कुछ टाइम बाद 2 मीटर हेड ऑफ वाटर है बचा हुआ पोर वाटर प्रेशर, उस टाइम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है? तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया है, बस यहाँ पे ये जो यूनिट है आपको प्रेशर की डिफरेंट दे दी है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ 300 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वाटर का जो प्रेशर जो गामा की वैल्यू होती है सीजीएस में, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करें रो की, तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा।
तो यहां से आप एच निकाल सकते हो। एच आपका हो जाएगा, जो ये पी दिया गया है डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, पी डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, क्योंकि पी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, इसलिए हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला ही ले रहे हैं, न्यूटन वाला नहीं ले रहे हैं। तो 300 डिवाइडेड बाई 1, ये आपका आ गया 300 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल आएगा 3 मीटर की। तो स्टार्टिंग में 3 मीटर हेड था, फिर 2 मीटर हुआ, तो 2 मीटर होने पे कितना डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन हो चुका है? अब कितना कॉन्सोलिडेशन हुआ है हेड की टर्म में बात करें तो 1 मीटर का कॉन्सोलिडेशन हुआ है। 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना कॉन्सोलिडेशन होना है? 3 होना है, इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। तो ये 33% यानी बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 में दिए है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? तो एक तो कंसोलिडेशन की जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, बाकी सारे फॉर्मूला वगैरह हैं, ये सारे प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वो यही वो प्रोसेस है जिसमें पोर वाटर एक्सकेप होता है, बाहर निकलता है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो ड्यूरेशन जो सेटलमेंट का लगेगा, उसके लिए हम सीवी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए होगा आंसर। बी में दिया है कि अमाउंट ऑफ सेटलमेंट फॉर ए लोड इंक्रीमेंट, तो टोटल अमाउंट ऑफ सेटलमेंट के लिए हमें सीवी की जरूरत नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ सेटलमेंट तो इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। सीवी की जरूरत तब पड़ती है जब हमें टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट निकालना हो, कि किस टाइम पे कितना सेटलमेंट होगा, किस टाइम पे कितना सेटलमेंट होगा, ये अगर हमें निकालना है तो हमें सीवी की जरूरत पड़ती है। तो बी यहाँ पर गलत हो गया। सी में दिया है डिटरमाइन द डेप्थ टू विच द सोइल इज स्ट्रेस्ड व्हेन लोड्स आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए सोइल डिपॉजिट, तो ये भी नहीं है। डिटरमाइन द प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, ये भी नहीं है। यहाँ पर या तो ये होगा या फिर ऐसे ऑप्शंस भी कुछ आपको मिलेंगे कि टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट, तो फिर वो आंसर होगा। ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 में दिया है कि टर्जागीज वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी है, उसका अजम्पशन क्या है? ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी। जब हम कंसोलिडेशन को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ आता है, वो ऐसा आता है। ई और लॉग सिग्मा के बीच में ग्राफ आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है। ई और सिग्मा के ग्राफ के बीच को हम ओवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है, ये ई है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देती हूँ, ये ई है डिवाइडेड बाई डेल सिग्मा, ये एवी होता है। तो टर्जागीज जो डेरिवेशन था, उसमें इन्होंने ये एज्यूम किया था कि जो एमवी है आपका और एवी है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो एवी कांस्टेंट हुआ तो क्या हो गया? ई और सिग्मा के बीच में रिलेशन हो गया, वो लीनियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, इसमें दिया है कि एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर है, वो सेटल हो रही है 25 mm से। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज हो रहा है 15 किलो पास्कल से 30 किलो पास्कल, तो ये सेटलमेंट दिया है 25 mm। अगर हम जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसको 30 से 60 करें तो एडिशनल सेटलमेंट क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, हमने क्लास में किया था डिराइव थ्योरी लेक्चर्स में, डेल्टा एच अपॉन एच जीरो 1 प्लस ई जीरो log सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। अब यहां पर ये सीसी है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, आप इस तरीके से ये निकाल सकते हो। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा भी डेटा चेंज किया तो आपकी गलती हो सकती है। गलती कैसे हो सकती है कि आप यहाँ पर तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, लोड 15 से 30 जा रहा है उस टाइम के लिए, तो उस टाइम कुछ एच जीरो है, कुछ ई जीरो है, मैं इसको एच जीरो 1 और ई जीरो 1 लिख देती हूँ। लेकिन क्या जब आप 30 टू 60 के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? क्या H01 और E01 सेम रहेगा? अब तो 15 से 30 पहुंचने पर जब लोड 30 है तो उस टाइम H0 की वैल्यू कुछ डिफरेंट, H0 की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, E0 की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। क्यों होगी डिफरेंट? क्योंकि अब 30 आपका स्टार्टिंग है। तो जब 30 यहाँ पर 30 पहुंचा है तो उस टाइम जो H होगा और जो E होगा फाइनल वाला, वो यहाँ पर इनिशियल वाला H0 और E0 होगा। तो
इसलिए जब आपको ये फ़ॉर्मूला लगाना है तो आप इनिशियल स्टेज है वो सेम रखो। सेम रख के कैसे आप ये फ़ॉर्मूला लगा रहे हो, पहले सीसी आपने निकाला, डेल्टा एस अपॉन S0 1 प्लस E0 लॉग 30 डिवाइडेड बाय 15 यानी log 2 आ गया आपका। अब सेकंड टाइम जब आप फ़ॉर्मूला लगा रहे हो तो आप 30 से 60 पे मत जाओ, आप फिर से 15 से स्टार्ट करो और 60 तक जाओ। इसको मैं 1 लिख देती हूँ, इसको 2 लिख देती हूँ। S0 1 प्लस E0 log 15 60 अपॉन 50 ये log 4 आ गया। इसको मैं ये वाली जो टर्म है इसको मैं लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 log 2। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को हैं उनको मैं 25 mm से रिप्लेस करके ये निकाल सकती हूँ कि 50 mm आएगा। इनिशियली सेटलमेंट था 25 mm इस वाले स्टेज में, इस वाले ये जो इंक्रीज हुआ स्टेज में उसमें। सेकंड में हो गए, सेकंड में क्या हुआ, इनिशियल से लेके लास्ट तक जब इफेक्टिव स्टेज 15 से लेके 60 तक जा रहा है तो यहाँ पर हुआ है वो 50 mm हुआ है, ये 50 mm आया है यहाँ पर। यानी सेकंड वाले स्टेज में कितना हुआ, 25 mm से इंक्रीज हुआ। क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में भी है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, बट बेसिकली वहां पे आप इस तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से जाओगे तो आंसर आपका सही आएगा। यहाँ पर इसके बीच में भी मतलब यहाँ पर भी डबल हो रहा है और यहाँ पर भी डबल हो रहा है, इसलिए अगर आप डायरेक्टली सीसी प्रोपोर्शनल टू log सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 लेके आंसर निकालते हो तो भी आपका सही आ जाता है, बट वो सही तरीका नहीं है, वो हर बार सही नहीं आएगा। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट करी तो फिर गलती करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 137 में दिया है कि टाइम टी रिक्वायर्ड जो होगा सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले लेयर अचीव करने के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर होता है। टीवी एक टाइम फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे। सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की बात करें तो टीवी उस सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए एक कांस्टेंट होगा। सीवी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है जो कि कांस्टेंट होगा, तो टी आपका प्रोपोर्शनल आता है डी स्क्वायर के। डी क्या है, ड्रेनेज पाथ की डिस्टेंस है जो कि किस पर डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ सैंपल पर डिपेंड करेगा। तो टी आपका किसके प्रोपोर्शनल आएगा, टी है वो एच स्क्वायर के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। और सीवी के साथ रिलेशन देखें तो सीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 में दिया है कि वाइब्रेटरी रोलर है, इसका कॉम्पैक्शन, इससे अगर कॉम्पैक्शन किया जाए तो बेस्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन किसके केस में होगा, मतलब वाइब्रेटरी रोलर कौन से टाइप की सॉइल को बेस्ट कॉम्पैक्ट करेगा। तो जो वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड होता है उसके लिए ये बेस्ट होता है। सैंड जैसी कोर्स ग्रेन सॉइल है वो ड्राई है तो ये बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 में दिया है कि फॉर कॉम्पैक्शन टेस्ट कंडक्ट किया गया सिल्टी सैंड मॉडिफाइड टेस्ट, सिल्टी सैंड स्टैंडर्ड, फैट क्ले स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपको एक तो पता होगा कि सिल्टी सैंड और फैट क्ले यानी प्लास्टिक क्ले जिसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है। तो बेसिकली सिल्ट और क्ले में अगर कंपेयर करें तो सिल्ट का ग्राफ ऊपर बनेगा और सैंड जो क्ले है आपका उसका ग्राफ नीचे बनेगा। तो यहाँ पर लिस्ट होगा, सबसे नीचे ग्राफ आएगा फैट क्ले स्टैंडर्ड टेस्ट का, क्योंकि स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड में कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड अगर ऐसा बन रहा है तो मॉडिफाइड ऐसा बनता है, उससे ऊपर बनता है। तो लास्ट में तो 4 आएगा और फर्स्ट में जो है वो मॉडिफाइड वाला गया सिल्टी सैंड। सिल्टी सैंड जब मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट उस पर कर रहे हैं, तो उस केस में वहां पर जो ड्राई मास डेंसिटी हमें मिलेगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया और इतने में आपके पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं। काफी बार एग्जाम में आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि 4 में से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि सिल्टी सैंड का स्टैंडर्ड और फैट क्ले के मॉडिफाइड को कंपेयर करें तो फैट क्ले का मॉडिफाइड ऊपर आता है, सिल्टी सैंड का स्टैंडर्ड नीचे आता है। यानी फैट क्ले है वैसे तो उसका ग्राफ नीचे आना चाहिए, लेकिन सिल्टी सैंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो सिल्टी सैंड में तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है तो वहां पे कॉम्पेक्टिव एनर्जी हमने कम दी है, और फैट क्ले में मॉडिफाइड है तो उसमें कॉम्पेक्टिव एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसका ग्राफ ऊपर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है कि जो कर्व शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई वेट या ड्राई मास डेंसिटी भी हो सकती है इसकी जगह पे, और वाटर कंटेंट जो किसी एक गिवन कॉम्पैक्टिव एफर्ट के लिए, तो इसको बोला जाता है मॉइस्चर डेंसिटी कर्व या फिर कॉम्पैक्शन कर्व भी बोला जाता है। तो बी हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 141 में दिए है कि सोइल है उसका मशीन से डेंसिफिकेशन करते हैं। डेंसिफिकेशन करते हैं मतलब डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। किसी को हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको पता मतलब कंफ्यूजन क्या हो कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में। लेकिन आपको पता है कि कंसोलिडेशन कोई मशीन लगा के नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ईयर्स तक लग जाते हैं 2-2 4-4। तो आप मशीन थोड़ी ना वहाँ पे रख के रखोगे कि 2-4 साल तक मशीन रखी हुई। वो एक स्टैटिक लोडिंग के कारण आता है, जैसे आपने बिल्डिंग बना दी उसके नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 142 में दिए है कि लीनियर पोर्शन है जो प्रेशर और वोल्ट रेशियो कर्व का सेमी लॉग प्लॉट, उसके स्लोप को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं ई, यहाँ पर ले रहे हैं लॉग सिग्मा, और इनके ग्राफ भी इसका आता है स्ट्रेट लाइन। इसके स्लोप को बोला जाता है कंप्रेशन इंडेक्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143 में दिए है कि जीरो एयर वॉइड्स कर्व है वो नॉन लीनियर क्यों है? हमने देखा था कॉम्पैक्शन कर्व ऐसा अगर है तो इसके पास में ऐसे जीरो एयर वॉइड लाइन थी। जीरो एयर वॉइड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी कि सेम सैंपल है, आपने क्या किया है उसका वाटर कंटेंट बढ़ाए बिना उसको फुली सैचुरेटेड करा दिया है। अब वाटर कंटेंट बढ़ाए बिना हम कैसे फुली सैचुरेटेड करा सकते हैं कि हमने कॉम्पैक्ट कर करके जो एयर वॉइड्स थे उनको खत्म कर दिया। वॉइड्स ही नहीं है, वहां पर सॉलिड्स आ चुके हैं। तो ये जो लाइन है ये नॉन लीनियर होती है। ये इसलिए होती है नॉन लीनियर कि ड्राई डेंसिटी एंड 100% सेचुरेशन जो होगी वो नॉन लीनियर फंक्शन होगी वोल्ट रेशियो का, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें क्या ले रहे हैं वाटर कंटेंट यहाँ पे ले रहे हैं रो। तो जो ड्राई डेंसिटी होगा रो डी का जो फॉर्मूला होगा जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो ये वोल्ट रेशियो का नॉन लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये वोल्ट रेशियो है ये कॉम्पैक्शन के ड्यूरेशन में चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 144 में दिया है कि ये कॉम्पैक्शन टेस्ट किया गया तो इसमें कॉम्पैक्शन एफर्ट जो है वो इंक्रीज किए तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे चेंज होगा? बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि हर कोई कर लेगा, क्योंकि हमने इतनी बार देखा कि ये स्टैंडर्ड फैक्टर टेस्ट है। मॉडिफाइड फैक्टर इससे ऊपर बनेगा, डेंसिटी मॉडिफाइड वाले की ज्यादा होगी, ओएमसी मॉडिफाइड वाले का कम होगा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज होगा कॉम्पैक्टिव एफर्ट कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 145 में दिया है कि कॉम्पैक्शन वाइब्रेटरी रोलर है वो बेस्ट मेथड है कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ, मतलब वाइब्रेटरी रोलर से कौन सी सोइल को हम बेस्ट कॉम्पैक्ट कर सकते हैं? तो पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा था, वो भी गेट का था, ये भी गेट का है। और गेट के एक एक मार्क्स वाले थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं स्टेट ए और जेई के एग्जाम्स में। तो आपको पता ही है वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड के लिए होगा ये। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए, जहां डीएस स्टैंड कर रहा है ड्राई साइड, डब्ल्यूएस स्टैंड कर रहा है वेट साइड। डीएस और डब्ल्यूएस क्या होता है? ये जैसे ग्राफ है, ये ओएमसी है, ये ओएमसी है, तो ये वाला है, ये आपका है ड्राई साइड और ये आपका है वेट साइड। ड्राई साइड क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी से कम है। वेट साइड यानी मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में दिया है कि सॉइल स्ट्रक्चर है वो फ्लोक्यूलेटेड होगा डीएस में और डिस्पर्स होगा डब्ल्यूएस में। जैसा मैंने बताया था कि इनिशियली स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोक्यूलेटेड होता है। इस तरीके से एज का फेस के साथ ओरिएंटेशन होगा, ये फेस है और ये एजेस है, और इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा आपका। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होगा? फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसको देख के लग रहा होगा कि ये तो ऐसा स्ट्रक्चर है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से ये कनेक्टेड होते हैं अपोजिट चार्ज होने के कारण, और ये काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम इसको कॉम्पैक्ट करते जाएं तो एक पॉइंट पर जाके ये स्ट्रक्चर टूट जाता है और जो ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर में, इस तरीके से, जिसमें एज टू एज ओरिएंटेशन होता है। तो डीएस में फ्लोक्यूलेटेड होगा, डब्ल्यूएस में डिस्पर्स्ड होगा। बी में दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज लो ऑन डीएस एंड हाई ऑन डब्ल्यूएस। तो पोर वाटर प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा जहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, तो लो होगा ड्राई साइड में और हाई होगा वेट साइड में। ड्राई करेंगे सॉइल को तो श्रिंकेज हाई कहाँ पे होगा? श्रिंकेज ड्राई करने पे जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है वो श्रिंक ज्यादा करेगी,
तो वेट साइड में ज़्यादा श्रिंकेज होगा, ड्राई साइड में कम होगा। स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने यहाँ पे उल्टा दे दिया है। सोइल ऑन ड्राई श्रिंकेज ई हाइज ऑन डीएस एंड लो ऑन डब्ल्यूएस। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये आंसर हो जाएगा। डी में दिया है कि वाटर ऐड करेंगे तो डीएस में हाई स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो जो ड्राई साइड है वो ज़्यादा प्यासी है, वो ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगी, तो इसलिए स्वेलिंग उधर ज़्यादा होगी। जो वेट साइड है वहाँ पर उतना मॉइस्चर का कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, तो उतना स्वेलिंग वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 147 भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, वैसे तो गेट का क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा गया है। ओएमसी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टेस्ट, एमडीडी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टेस्ट। ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एमडीडी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन पूछा है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का हमें पता है कि ओएमसी ज़्यादा होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर से, और जो एमडीडी है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये ज़्यादा होगी मॉडिफाइड प्रॉक्टर की कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर। तो यहाँ पर बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 में दिया है कि कॉम्पैक्शन टेस्ट कंडक्ट किया गया, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। पीक पॉइंट ऑफ द कॉम्पैक्शन कर्व गिव्स मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। बिल्कुल सही बात है। ग्राफ ऐसे बनता है और ये पीक पॉइंट है, ये ओएमसी देगा इधर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे देगा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। विथ इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इंक्रीजेस, ये भी हमने देखा है। विथ इंक्रीज इन द कॉम्पैक्शन एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस, ये भी सही बात है। डी में दिया है कि कॉम्पैक्शन कर्व है वो क्रॉस करता है जीरो एयर वॉइड लाइन को या जीरो एयर वॉइड कर्व को। तो हमने देखा था कि ये तो ऐसे कॉम्पैक्शन कर्व होता है और इसके पास इस तरीके से जो जाती है वो जीरो एयर वॉइड लाइन होती है। तो ये क्रॉस करते नहीं है, हमें डायग्राम से भी पता है, और ये क्रॉस कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि जीरो एयर वॉइड लाइंस और कॉम्पैक्शन कर्व पे कॉमन पॉइंट होगा, यानी कॉम्पैक्शन कर्व का एक पॉइंट आपका जीरो एयर वॉइड लाइन पे होगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हम 100% कॉम्पैक्शन अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कट कर रही है, तो ये पॉइंट है, ये कॉम्पैक्शन कर्व पे है और ये जीरो एयर वॉइड लाइन पे भी है, तो ये पॉइंट है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है 100% कॉम्पैक्शन के, यानी हमने इतना कॉम्पैक्ट कर दिया है कि सारे के सारे एयरवोड्स को खत्म कर दिया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमने पढ़ा है। तो ये कट नहीं कर सकते कभी भी, डी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस वाटर कंटेंट की बात करूँ, तो इस वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम डेंसिटी में फील्ड में अचीव कर सकती हूँ, और अगर ये ऐसे जा रही है जीरो एयर वॉइड लाइन में, यानी ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी है। जो जो आपके पास सैंपल है उसमें आप एयर वर्ड्स को खत्म कर दो, सिर्फ वाटर बचे, उस केस के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होगी वो है। तो यहाँ पर डी हो गया आंसर। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम अर्थ प्रेशर थ्योरीज को पढ़ेंगे और उसके बाद बेरिंग कैपेसिटी, देन उनके क्वेश्चंस, और ये सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।